नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न राजनीतिक विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत से पहले हमारा आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस समय कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, इसमें पूरी चर्चा बटोर रही है, मीडिया की सुर्खियां भी बन रही है और जिस तरह से उनकी भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का उन्हें प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, वह वास्तव में राहुल गांधी जी के लिए तो है ही एक बड़ी उपलब्धि। इसके साथ कांग्रेस की जो भविष्य की राजनीति है उसमें भी वह बड़ा कदम साबित हो सकती है। इसी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारियां भी इस समय चल रही हैं और उसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हैं। उसमें सबका मानना, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो यह मानना है कि राहुल गांधी जी को ही कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। लेकिन तमाम निवेदनों के बाद, तमाम आग्रह के बावजूद राहुल गांधी इस पद को स्वीकार करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस संदर्भ में इस समय अशोक गहलोत जी का नाम बहुत ही चर्चा में है कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन इसी के साथ केरल से सांसद शशि थरूर का नाम भी इस चर्चा में शामिल हो गया है और जिस तरह से शशि थरूर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लड़ने के संकेत दिए हैं, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं एक बाधा आई है और शशि थरूर और अशोक गहलोत जी के बीच में एक मुकाबला हो सकता है। जैसे शशि थरूर का बयान आया है कि सोनिया गांधी से उन्होंने परमिशन लिया चुनाव लड़ने के लिए, तो यह भी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो इसमें नेतृत्व है सोनिया गांधी का, वह सभी के लिए उन्होंने कह दिया कि जो भी चाहे चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। तो ऐसे में यह देखना बड़ा रोचक विषय हो गया कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा और अशोक गहलोत बनते हैं या शशि थरूर बनते हैं या कोई और तीसरा नाम आता है इस बीच में। यह इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। तो इस संदर्भ में हमने इस विषय को जानने और समझने की कोशिश की और उस विचार को श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश की कि किस तरह से कांग्रेस की आगामी जो राजनीति है वह किस दिशा में जाती दिखाई दे रही है। इस संदर्भ में हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसमें निर्मल गुप्ता जी हैं, जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और साहित्यकार हैं और भारत की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और गहरी पकड़ उनकी राजनीति पर है। इसके बाद कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के विशेषज्ञ कह लीजिए, और क्योंकि पिछले 40-45 साल से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में भूमिका निभा रहे सतीश शर्मा जी मेरठ निवासी हैं और कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पर वह अपने कार्यरत रहे हैं और बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ईमानदारी से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सेवा लगातार की है। तो उनसे हम कांग्रेस पार्टी की राजनीति के बारे में जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह से कांग्रेस की वह भविष्य की राजनीति देखते हैं। अध्यक्ष अगर गांधी परिवार से कोई अलग बनता है तो उस दिशा में कांग्रेस की जो कार्य प्रणाली है वह किस तरह से होगी और कांग्रेस का जो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति है वो किस दिशा में जाएगी। तो सबसे पहले मैं निर्मल गुप्ता जी के पास जाता हूँ कि जो कांग्रेस के समय राजनीति दिखाई दे रही है, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा संगठन को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश में है और लोगों से सीधा जुड़कर वह संदेश दे रहे हैं कि जब तक जमीन पर आप नहीं उतरोगे जब तक कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती। तो उन्होंने खुद जमीन पर उतरकर और 150 दिन चलने का संकल्प जो दिखाया है, उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है अपने नेताओं को भी कि जमीन से जुड़िए, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करिए, आम आदमी से कनेक्ट करिए, तभी कांग्रेस मजबूत हो पाएगी। और जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की तरफ एकदम मना कर दिया है, वह क्या संकेत देता है और राहुल गांधी की राजनीति को आप किस दिशा में देखते हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी की राजनीति को किस दिशा में देखते हैं? निर्मल गुप्ता जी। देखिए, कांग्रेस ने पहली बार ये सही काम किया है भारत जोड़ो की यात्रा शुरू करके, और जैसी कि उम्मीद थी कि वो राहुल गांधी जनता से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। यदि बीच में कोई उनके जो कार्य प्रणाली है उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे या उनको या कहिए कि उस हस्तक्षेप तो कोई क्या कर सकता है या कोई बहकाए ना, तो मुझे उम्मीद है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बड़े ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और 2024 से पहले कांग्रेस एक सशक्त पार्टी के रूप में, एकजुट पार्टी के रूप में सामने आ जाएगी। पर यहाँ पे प्रॉब्लम कई है, जैसे कि कांग्रेस इसके बीच में कांग्रेस अध्यक्ष पद का मसला चला है। अब कांग्रेस अध्यक्ष पद में भी अभी ये दो नाम जो आए हैं, ये दो नाम बिल्कुल प्राइमरी स्टेज के हैं और मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि इन दो में से कोई अध्यक्ष बनने जा रहा है। मुझे तो अभी भी लगता है कि कोई तीसरा नाम, जिसे आप कह सकते हैं कि छुपा हुआ तुर्क का पत्ता, कोई सामने आएगा और वो इसकी अध्यक्षता संभालेगा।
पर ऐसा तभी हो पाएगा जब गांधी परिवार का की उसको इसके प्रति सहमति होगी। फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि राहुल गांधी की कोई दिलचस्पी अध्यक्ष बनने में है, पर इसके बावजूद जो भी कुछ हो रहा है वो देखा जाए पार्टी के हित में। कम से कम पार्टी इस समय चर्चा में तो है, पर उससे पहले तो वो डॉर्मेंट स्टेज पे थी। डॉर्मेंट स्टेज पे उसके यानी उसके होने या ना होने, उसकी किसी गतिविधि या ना गतिविधि, किसी का भी कोई। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सामने आ जाने की वजह से और प्रिंट मीडिया के लगभग पटाक्षेप हो जाने की वजह से एक गड़बड़ बहुत बड़ी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत आसानी से एक दिशा में, खास दिशा में, एक खास नैरेटिव को लेके आगे बढ़ जाता है, और हमारा प्रिंट मीडिया जो है अपना एक इंडिपेंडेंट नैरेटिव नहीं बना पाता, जिसकी वजह से ये ऐसा लगता है जैसे भारत जोड़ो के नाम पे जो इतनी बड़ी यात्रा हो रही है और वो जनता से कांग्रेस डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है, पर यदि आप राष्ट्रीय अखबारों को भी उठा के देखें तो उसको उस तरह से कवरेज नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कवरेज किसी भी चीज इवेंट को देता है वो हमेशा अपने हिसाब से देता है। आज भी यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख लीजिए तो वो ये राजू श्रीवास्तव को ज्यादा बड़ा कवरेज दे रहा है बनिस्पत जो राष्ट्रीय स्तर पे एक इतनी बड़ी घटना घटित हो रही है उसके मुकाबले। तो एक इस बहस में से एक बहस, तीसरी बहस मुझे ये निकलती हुई दिखाई देती है कि प्रिंट मीडिया के खत्म हो जाने से या उसके लगभग प्रभावहीन हो जाने से क्या क्या हमारी राजनीति का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, और विपक्ष के पास अपनी बात पहुंचाने के रास्ते लगभग बंद से हो गए। जो इस समय कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है ये बहुत एक्सपेंसिव एक जेस्चर है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। इतने लंबे समय तक इतने संसाधन जुटाए रहना, लोगों में उत्साह बनाए रखना, और इसके बावजूद नेशनल स्तर पे वो कवरेज ना मिल पाना, ये कहीं ना कहीं पार्टी के पदाधिकारियों को और उसके फॉलोअर्स को और उसके समर्थकों को कहीं ना कहीं हताश तो जरूर करता है। तो मेरा ये मानना है कि पार्टी का एक सर्वमान्य अध्यक्ष अच्छा सा बन जाए, चुनाव से बने, ये सब सहमति से बने, चाहे जैसे बने, और दूसरी बात यह है कि वो अपना नैरेटिव सेट कर ले कि हमें 2024 में हमारा एजेंडा क्या है, और अपनी विचारधारा और अपने एजेंडे को लेके आगे बढ़े, ना कि किसी के पिछलग्गू बन के। ये सब नहीं चलेगा कि फलाने भाई का साथ पसंद है, ये सब नहीं चलेगा। कांग्रेस की इतनी बड़ी ताकत है और ऑल पैन इंडिया उसका अस्तित्व है, उस पार्टी को उसी तरह से बिहेव करना चाहिए और उसी तरह से काम करना चाहिए। फिलहाल लग यही रहा है कि पार्टी एक सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है। बहुत सही आपने बताया कि किस तरह से मीडिया की जो हेडलाइन बननी चाहिए थी भारत जोड़ो यात्रा, वो उस तरह से वो दिखाई नहीं देती है, तो उसके ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। तो इसी पर्सन को मैं सतीश शर्मा जी के पास ले जाता हूँ। सतीश शर्मा जी क्योंकि पिछले 40-45 साल से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में भूमिका निभा रहे हैं, और उन्होंने मेरठ के साथ साथ प्रदेश की राजनीति को भी बड़े गहरे तक समझाया, देखा भी है, साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में भी दखल वह रखते हैं। तो वह कांग्रेस की जो इस समय वर्तमान राजनीति है वह किस तरह सोचते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा जो राहुल गांधी जी ने कदम उठाया लोगों से कनेक्ट करने का, वह संदेश क्या कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं तक में पहुंच रहा है? क्या उसको लेकर नेताओं में कार्यकर्ता भी उसी तर्ज पर कुछ अपने अपने स्तर से कुछ ऐसी यात्राओं को अमलीजामा पहनाएंगे जो लोगों से कनेक्ट कर सके और राहुल गांधी की मेहनत को एक दिशा में ले जाएं? साथ ही कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है वह जो समय अशोक गहलोत जी के नाम की चर्चा है, शशि थरूर जी के नाम की चर्चा है, तो उसमें से अशोक गहलोत अगर बनते हैं, जैसा अनुमान किया जा रहा है अशोक गहलोत हो सकते हैं, लेकिन निर्मल गुप्ता जी ने कहा हो सकता है तीसरा नाम भी कोई आए। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, आपका क्या दृष्टिकोण है? सतीश शर्मा जी। प्रशांत जी नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। आपने आज भारत जोड़ो के संबंध में विचार रखने की जो बात कही है, मैं समझता हूं कि जब जब कहीं परिवर्तन होता है उसका संबंध किसी ना किसी भारत भ्रमण पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। आपको याद दिलाना चाहता हूं का मतलब किसी राजनीति से लाभ के लिए नहीं किया जा रहा। राहुल जी ने कई बार स्पष्ट करके इस बात को कहा है कि मैं भारत को पढ़ना चाहता हूं, भारत के उस गरीब तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं, जहां तक भारत का आखिरी कुंज है, जहां तक आखिरी रोशनी है, वहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं। आज कांग्रेस के ऊपर लगभग 8 वर्षों से सत्ता की छाया नहीं है,
और इस छाया में जो प्रतिद्वंदी हैं, जो लोग हैं, विपक्षी पार्टियां हैं या सत्तारूढ़ दल है, तो इस भारत जोड़ो यात्रा का महत्व राहुल गांधी आज तो नहीं, लेकिन जो भारी समर्थन, जन समर्थन, सैलाब सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी जी का स्वागत कर रहा है, और स्वतः स्फूर्त है लोग, यहां तक कि स्कूल और ये छात्र, आपके विद्यार्थी, आपके तमाम टीचर्स, तमाम धार्मिक लोगों में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जो आशीर्वाद राहुल गांधी जी को आज दे रहे हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस को भारी जन समर्थन मिल रहा है और उसके लिए कांग्रेस की जोड़ो यात्रा जबरदस्त तरीके से सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर रही है। अब आपने अध्यक्ष पद की बात कही, प्रशांत जी, कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार से क्यों जुड़ा? आप इस बात को आगे बढ़ाइए कि किस तरह से जो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का है, जैसे आपने कहा तीसरा नाम हो सकता है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि तीसरा नाम हो सकता है इन दो नाम के अलावा? क्योंकि ये दोनों ही नाम ऐसे हैं कि जिसे कहा जाए कि देखिए, अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने का मतलब ये है कि राजस्थान में इन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा देना। एक ही आदमी को दो पदों पे तो रखा जाने से रहा। और वैसे भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री दोनों ही बहुत समय की, मतलब जिनके लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत पड़ती है, और किसी के ये सब कोई यंग नहीं है कि इतनी क्षमता हो कि वो दोनों कामों को एक साथ कर सके, और वैसे भी प्रशासनिक दृष्टि से भी गलत है। तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कभी भी कि अशोक गहलोत किसी भी हालत में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को छोड़ना चाहेंगे। हालांकि उनकी कार्य क्षमता पे कहीं कोई संदेह नहीं है। जब पहली बार जब चुनाव हारे थे और ये जो वसुंधरा राजे सत्ता में आई थी, उससे पहले उनके बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया था उसकी सराहना टाइम मैगजीन ने भी की थी। इसके बावजूद देखिए, लोकतंत्र में चुनावों में हार जीत सिर्फ आपकी क्षमता, आपकी लोकप्रियता या इन बहुत सारी अवांतर प्रसंग भी होते हैं जिनकी वजह से लोग हार और जीत जाया करती हैं। ऐसी बहुत सारी सरकारें बनती रही हैं, और हमारे प्रदेश में भी, हमारे देश में भी जगह जगह इस तरह की सरकारें बनी हैं। तो अशोक गहलोत का तो मुझे लगता ही नहीं कि किसी भी हालत में वो अध्यक्ष बनेंगे, और वो बने भी तो वो अपनी कोई छाप छोड़ पाएंगे, इस पर मुझे हमेशा शक है बतौर कांग्रेस पार्टी के। हाँ, शशि थरूर अध्यक्ष बन सकते हैं, और वो यदि कहा जाए तो उनके अंदर एक चमत्कारिक एलिमेंट थोड़ा बहुत मौजूद है। वो यदि सत्ता में आते हैं, वो इस तरह से अध्यक्षता संभालते हैं, तो वो कांग्रेस के अंदर संजीवनी फूंक देंगे, ऐसा लगता है। पर अभी तो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है, शुरुआत है। अभी लगता ही नहीं कि मुझे कि ये इन दो में से कोई होगा। हो सकता है कि ये वैसे एक बात है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। यदि हम प्रियंका को ही इस पद पे लाने की सोचते हैं, यदि पार्टी सोचती है, तो इसमें गलत क्या है? बहरहाल आपको यदि पार्टी को आगे लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ानी है, तो आपको प्रियंका को किसी न किसी स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे कहीं ना कहीं जोड़ना तो जरूर पड़ेगा। अभी तक देखा जाए तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पे कभी उनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं गया, उनको लेके आगे बढ़ा ही नहीं गया। उनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा सीमित जिम्मेदारियां दी गई हैं, और एक तरह से देखा जाए कि वो एक तरह से दूसरे के, उन्होंने अपने से कुछ नहीं करा। जो उनके लिए कार्यक्रम तय कर दिया गया वो उन्होंने जाकर कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कि इन दो में से कुछ हो पाएगा। अभी तीसरा, चौथा, पांचवा नाम और भी सामने आएंगे, और आने भी चाहिए। पर ये एक बात मेरी भविष्यवाणी यही नोट कर लीजिए कि कोई चुनाव नहीं होगा, कोई वोट नहीं गिरेंगे, अल्टीमेटली सर्वसम्मति से ही और कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। जो विषय यही है कि कौन हो सकता है अध्यक्ष। वो जैसा आपने अशोक गहलोत के बारे में कहा कि निश्चित रूप से वे एक अच्छे प्रशासक के तौर पर अच्छे कार्यकाल उनका रहा है, और टाइम मैगजीन का जैसा आपने उदाहरण दिया कि उसमें उनकी प्रशंसा भी की गई थी। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर की बात है, जैसे गुजरात का अगर हम चुनाव देखें, पिछले विधानसभा वाला जो 2017 में हुआ था, तो उसमें अशोक गहलोत उसमें प्रभारी थे, और जिस तरह से राहुल गांधी के साथ गुजरात में कांग्रेस को मजबूत करने की स्थिति, सरकार बनाने तक की स्थिति में पहुंचा दिया था, कुछ ही सीटों के मार्जिन से कांग्रेस वहाँ पीछे रह गई थी। तो उसमें अशोक गहलोत की रणनीति की बड़ी भूमिका मानी जाती है। और उसके पश्चात अशोक गहलोत की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका भी जब से एक चर्चा होने लगी थी,
तो ऐसे में जिस तरह से गुजरात में पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीतियों को उन्होंने अच्छी तरह प्रदर्शित किया और कांग्रेस की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई थी, तो क्या ये राष्ट्रीय राजनीति में उनकी वो जो भूमिका थी उसको कहीं प्रदर्शित तो नहीं करते, जिस जो भूमिका उन्हें दी जाने की कोशिश की जा रही है इस समय केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा? ये इनको यदि भूमिका मिली जाती है तो एक सफल अध्यक्ष साबित होंगे। पर जो फिलहाल कांग्रेस की आंतरिक राजनीति जो है और उसका जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बनता है, उसमें मुझे अभी उस चौकटे में अशोक गहलोत फिट होते हुए दिखाई नहीं देते। अभी वहीं पे राजस्थान की ही आंतरिक राजनीति में सचिन पायलट का भी एक फैक्टर है, वहां से इनको हटा देंगे वो अशोक गहलोत कभी भी नहीं जाएंगे, चाहेंगे कि सचिन पायलट उनकी जगह आ जाए। तो अभी प्रश्न बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी सुलझे हुए नहीं है। अब जो पार्टी के अंदर खाने जैसे कहते हैं ना हम लोग यहाँ की भाषा में, अंदर खाने की कोई रिपोर्ट रखते होंगे तो वो वही बता सकते हैं। फिलहाल तो एक वाइल्ड गैस एक सिर्फ हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, और मुझे फिलहाल ये लग ही नहीं रहा कि इन दो में से कोई भी अध्यक्ष कांग्रेस का अध्यक्ष बनने जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है इसमें, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये चमत्कार जरूर हो सकता है कि इस भूमिका में प्रियंका को भी रख के देखा जाए। ठीक बात है, कांग्रेस कार्यकर्ता तो एक बेसिकली यही चाहता है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ही कांग्रेस की कमान संभालें। नहीं, राहुल गांधी से बेटर चॉइस तो कोई हो नहीं सकती, पर प्रॉब्लम तो उनके साथ ही है ना। वो यदि किसी चीज को ग्रहण करने से वो हिचक रहे हैं तो उनके पास उसके कुछ और कारण हों। और जो देखिए, मैं अनुमानों की कही सुनी बातें हैं, ये सत्ता के गलियारों में चल रही जो अफवाहें हैं, उन सब पे नहीं जाना चाहता। वो तो जने क्या क्या चलती रहती है, हमेशा हमेशा चलती रहती है। पर ये जरूर बात है कि इतने रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन जैसे वो दिखाई देते हैं वक्त वक्त पे, पर वो क्यों है ऐसा, ये उनके व्यक्तित्व का मेरे हिसाब से, जब कोई इनकी बायोग्राफी लिखेगा वो इस अनसुलझी पहेली को सुलझाएगा, पर मेरे लिए तो ये पहेली है। जी जी जी। अच्छा, जैसे भारत जोड़ो यात्रा इस समय राहुल जी के द्वारा जो की जा रही है, नहीं, ये कामयाब है। ये थोड़ा सा ये टाइम से लेट हुई है, थोड़ा सा बहुत और पहले होनी चाहिए थी। उसमें लोगों को उन्हें एक स्वतः ही एक दुलार मिलता दिखाई दे रहा है, चाहे महिला हो, बच्चे हो, छात्र हो, नौजवान हो। देखिए, ये तो पार्टी की कमी क्या है ना। प्रदर्शित करता है ये काम भाई एक बात सुनिए, ये आप क्या सोच रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान ये मोदी या बीजेपी या आरएसएस की विचारधारा के साथ है? ऐसा कभी भी नहीं था, ना है आज भी। सवाल इस बात का ये है कि जब हम जनता के सामने कोई सार्थक विकल्प रखेंगे ही नहीं, तो उनके पास विकल्प रह क्या जाता है? वो उनके पास यही विकल्प रह जाता है, क्योंकि बहुत सारी वजहों से ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, किसी के पास MY फैक्टर है, किसी के पास फलाना फैक्टर है। ऐसे फैक्टर वालों को तो बहुत सारे लोग वैसे ही वोट नहीं देने वाले हैं। कांग्रेस यदि थोड़ा भी अपने आप को एक मजबूत विपक्ष के रूप में सामने रखने में कामयाब होती है, तो 100% यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल भी कम्युनल नहीं है, बिल्कुल भी सांप्रदायिक नहीं है और धर्मनिरपेक्षता में दिल से यकीन करते हैं, वो इनके साथ चल पड़ेंगे। और ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व है और स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व है, इसे छोड़ना पड़ेगा। आप आदमी हैं और आदमियों की तरह बात करिए ना। ये क्या हुआ कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर जाएंगे? सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है? ये सॉफ्ट आइसक्रीम है क्या? ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत मजाक वाली बनाने वाली बात है। मैं व्यंग लिखता हूँ, मैं तो चाहूँ तो इस सॉफ्ट पे ही काफी कुछ कह सकता हूँ, पर इस सॉफ्ट ऑफ कुछ नहीं। आप आदमी की तरह बिहेव करिए, आप मनुष्य पहले हैं, इसके बाद हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जो भी कुछ है वो अगर। अब मेरा तो वैसे भी मानना है कि रिलीजन एक प्राइवेट मामला है। मैं हिंदुत्व को कितना मानता हूँ, कैसे मानता हूँ, क्यों मानता हूँ, ये मेरा सिरदर्द है, मैं जानूँ। इससे और किसी का कुछ ज्यादा लेना देना नहीं। व्यक्तिगत है। हाँ, ये व्यक्तिगत है। पर कांग्रेस को जब तक अपने आप को स्ट्रांगली सामने, अभी आपने देखा इन लोगों ने कितने कम समय के नोटिस पे ये कार्यक्रम शुरू भी कर दिया। और ये जो अभी वो सतीश जी कह भी रहे थे, और सही है कि जो वो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स है, स्वतः स्फूर्त है। वो प्रायोजित नहीं है, स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये अपने आप जनता, देखिए, जनता को एक विकल्प की तलाश तो कर ही रही है ना कहीं। इसीलिए तो आपने देखा नहीं, पंजाब में आप पार्टी जीत गई, और अभी भी जो वो आ रहे हैं, मुझे पता नहीं ठीक से कि वो जो पब्लिक जो ओपिनियन पोल जो पंजाब वहाँ पे
गुजरात में कराए जा रहे हैं वो कितने फर्जी और कितने असली हैं। वो तो ये बता रहे हैं कि वो तो केजरीवाल की पार्टी गुजरात में स्वीप कर रही है। सरकार बनाने जा रही होगी, हो सकता है। पर हाँ, ये फिलहाल ये बात जरूर है कि आपके अभ्युदय से और कांग्रेस के ढीलेपन की वजह से आप जो है इस समय एक तरह से ये है कि कांग्रेस को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो आ ही गई है। जहां जहां ये कांग्रेस साफ होती है वहां वहां आप जो है एक बड़ी ताकत बन के सामने उभर पाती है। पंजाब में उन्होंने पहले कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार उन्होंने कांग्रेस को नष्ट कर दिया और खुद जो है आगे बढ़ गए। वो स्पेस तो स्पेस जो मेरा है, मानना है कि जनता की गलती नहीं है, जनता का भी गलती होती है, गलती पार्टियों की है। पार्टी अभी भी, तो मेरा मानना है कांग्रेस ने इस यात्रा को शुरू करने में बहुत देर कर दी। ये काम तो ये पहले भी कर सकते थे। पहले करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों से कनेक्ट करने की जितनी राजनीति में आवश्यकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का दिखाया भी है कि अगर आप लोगों के पास जाओगे, लोगों से सीधा संवाद करोगे, तो लोग तैयार बैठे हैं आपसे जुड़ने के लिए, आपके पास आने के लिए। बिल्कुल बैठे। तो अपनी पार्टी के नेताओं को भी उन्होंने संदेश दिया है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं या नाराजगी जाहिर करते हैं। तो अब बात है कि जब तक आप लोगों के पास जाओगे नहीं, तो आपको शक्ति लोगों की मिलने की नहीं है। इस यात्रा से ये भी संदेश, जैसे कि आपने जी आपने एक बात और कही कि अशोक गहलोत की तुलना में शशि थरूर को आपने प्राथमिकता दी, अगर वो बनते हैं तो ज्यादा बेहतर संभावना कांग्रेस के लिए। लेकिन इसमें एक बात हमें देखनी पड़ेगी, जो उत्तर भारत के नेता के तौर पर अशोक गहलोत जाने जाते हैं, वो दक्षिण भारत से आते हैं शशि थरूर। और शशि थरूर, इसमें कोई दो राय नहीं, एक बड़े वो उन्होंने भारत की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी प्रतिष्ठित भी की है अपने सेवा से, जो उनका कार्य था। इसके पश्चात उनकी एक इंग्लिश का भी जो तरीका है वो भी उनको एक अलग खड़ा करता है, उनकी जो इंग्लिश बोलने का जो तरीका है, एक संभ्रांत मध्यम वर्गीय एक परिवार का उन्हें वो स्थापित करता है। लेकिन जहाँ थोड़ी हिंदी बोलने में जो उनका थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं ये कमजोरी है, तो हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए कहीं कनेक्ट करने में उन्हें दिक्कत तो नहीं आएगी अशोक गहलोत, क्योंकि जिस तरह से हिंदी बोलते हैं। बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। उनकी हिंदी हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के नेताओं से बेहतर है। वो हमारे हिंदी भाषी जैसे जिस तरह से ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर से बिहार के और इधर के लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, उनसे तो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। उनके में आप देखेंगे जेंडर मिस्टेक लगभग ना के बराबर होती है। दूसरी बात ये कि वो एक अच्छे राइटर भी हैं, वो अपनी बात को बड़ा सिलसिलेवार कहते हैं। वो आपने कभी भी उनको ऐसा नहीं सुना होगा कि वो इररिलेवेंट बातें कर रहे हैं। जो बात कहते हैं उस एक एक सेंटेंस, एक एक चीज ध्यान से सुनकर और बहुत सलीके से। आप कभी उनका कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे वो करण थापर को इंटरव्यू दे रहे हो, किसी को दे रहे हो, ना तो वो कभी भी होपलेस होते, ना भी कभी एग्रेसिव होते। वो अपनी बात को, जैसे एक पढ़े लिखे आदमी को अपनी बात कहनी चाहिए। और पैन इंडिया पार्टी, अखिल भारतीय स्तर की पार्टी को ऐसे ही, और इतनी ओल्ड ग्रैंड पार्टी, इसको ऐसे ही अध्यक्ष की जरूरत है। और मेरे, यदि मुझसे कोई कहे वोट डालने को, तो मेरी तो 100% वोट जो है वो शशि थरूर के साथ है। यार आपकी शुभकामनाएं शशि थरूर तक पहुंचे इस वीडियो के माध्यम से, मंच के माध्यम से। लेकिन साथ में एक चर्चा हो रहा है, उस पर मैं आपकी विचार चाहता हूँ। एक चर्चा ये भी है कि जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया पार्टी चल रही है, उसमें हर प्रदेश से एक प्रस्ताव पारित हो रहा है प्रदेश के कांग्रेसजनों के द्वारा कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने पार्टी के। और ज़्यादातर सभी प्रदेश इकाई जो कांग्रेस की हैं वो राहुल गांधी को ही अध्यक्ष चाहती हैं। और ऐसे में अशोक गहलोत की भी अनिच्छा हम देख चुके हैं कि वो भी इच्छुक नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, क्योंकि वह मुख्यमंत्री पद का छोड़ना नहीं चाहते हैं और सचिन पायलट को ताजपोशी, वहाँ का ताज मुख्य राजस्थान का देना नहीं चाहते हैं। तो ये जो द्वंद्व चल रहा है राजस्थान की राजनीति के अंदर, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, और साथ में शशि थरूर का नाम सामने आना, एक चर्चा यह है कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष पुनः बन सकती हैं और 2 कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक गहलोत और शशि थरूर को बनाया जा सकता है। क्या इस बात में कुछ दम दिखाई देता है? हाँ, इसमें दम हो सकता है, पर ये सोनिया गांधी की ईमानदारी की बात यह है कि उनका स्वास्थ्य जो है फुल टाइम अध्यक्षता की उनको परमिशन नहीं देता। जिस एज ग्रुप पे वो पहुंच गई है और उनका स्वास्थ्य अच्छा भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा इसके अध्यक्ष। हाँ, ये जरूर है कि एक जैसे कहा जाए कि इंडिया कांग्रेस में तो कोई परिपाटी परामर्श उसकी है भी नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि सोनिया गांधी बहरहाल एक सीनियर लीडर के तौर पे तो मौजूद रहेंगी ना, और वो समय समय पे यदि जरूरत पड़ी तो पार्टी उसे परामर्श लेगी, वो परामर्श देंगी भी। तो इस रूप में तो ठीक है, पर वो अध्यक्ष बने या उनको
अंतरिम या कोई सा भी अध्यक्ष बनाए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक फुल टाइम अध्यक्ष बनाइए और काम करने दीजिए। अब 2024 में बहुत टाइम नहीं बचा है। यदि आप लोग नहीं करेंगे इस तरह से आगे, तो आप एक तरह से समझ लीजिए कि बीजेपी को वॉक ओवर देने वाले हैं। मुझे एक भी पार्टी, आप लोग तो राजनीति से सीधे जुड़े हुए, तो ज्यादा बारीकी से जानते हैं, आप मुझे बता दीजिए कि एक भी पार्टी ऐसी है जो पैन इंडिया इसको बीजेपी को चुनौती देती हुई आपको दिखाई दे रही हो, सिवाय कांग्रेस के। यदि कांग्रेस थोड़ा जाग जाए तो। एक तो इतनी डिले कर दी, अब जल्दी जल्दी जो काम करना चाहिए। अध्यक्ष बनाना है, जो करना बनना, यदि राहुल जी को बनना है तो उसके लिए जगह जगह से प्रस्ताव पास कराने की जरूरत नहीं है। बन जाइए, जो अब 2024 तक के लिए बन जाइए, बाद में छोड़ दीजिए जगह से। पर जो भी हो रहा है अब हो जाना चाहिए। अब बहुत इट इज बेटर टू बी लेट देन नेवर। अब ऐसा ना हो कि मामला नेवर पे पहुंच जाए, कभी आप कुछ कर ही ना पाए। तो जैसा आपने कहा कि कांग्रेसी पैन इंडिया में बीजेपी से लड़ती दिखाई देती है, और अगर राष्ट्रीय स्तर पर वही बात करें कि कांग्रेसी अकेली किसी पार्टी जो बीजेपी के सामने खड़ी है, और राष्ट्रीय स्तर पर जिसका हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर शहर में, हर जिले में आज भी उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक मौजूद हैं। हर जगह है, मणिपुर में भी जाएंगे, वहां पे भी है। हाँ, मणिपुर में। तो जैसा इसी में ये कुछ, जैसे राहुल गांधी लगातार मना कर रहे हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष मैं नहीं बनना चाहता, ना ही गांधी परिवार को सदस्य कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। तो जो बीजेपी का गेम प्लान है कि परिवारवाद की बात करके, गांधी परिवार की बात करके, कांग्रेस के अलावा इनके पास कुछ नहीं है इन लोगों के अलावा, और कांग्रेस तो बीजेपी की जो राजनीति है उनकी देखिए एक बात है, वो उनकी तो नाव में वैसे ही बहुत छेद है। यदि ठीक से एक्सपोज तो करे कोई आदमी। भाई देखिए, बताइए राजनाथ सिंह के लड़के क्या हैं, वो भी बहुत से ऐसे उदाहरण यदि आप ढूंढने चलेंगे बारीकी से, तो बीजेपी में परिवारवाद आपको जगह जगह और स्थान स्थान पे देखने को मिल जाएगा। इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि कहीं कांग्रेस इस गेम प्लान में तो नहीं फंस रही है? क्योंकि कांग्रेस का अगर देखा जाए, कहा जाता है कि गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है, चाहे कितने भी विरोधाभास हैं उसके बावजूद भी कांग्रेस के गांधी परिवार के पास है, तो कांग्रेस एकजुट दिखाई देती है। छोटे बड़े नेता जितनी ये 100 साल से पुरानी पार्टी है। यदि पार्टी एक परिवार भी क्या 2 या 3 लोगों पे ही निर्भर है आज की तारीख में भी, तो ये तो शर्मनाक बात है। पर इस पे हमें ये बात जरूर है कि राहुल बन जाए अच्छा रहेगा, पर ऐसा विकल्प तो हमेशा मौजूद रहना चाहिए कि यदि वो नहीं बनते हैं या और दूसरे कामों में वो मशगूल हैं, तो किसी और को पार्टी के संभालना चाहिए। वो और दुनिया भर की जो चीजें हैं, प्रचार प्रसार, वो आपके स्टार कैंपेनर भी तो हैं। यदि वो नहीं होंगे तो आपके पास तो ऐसे 10 नेता भी नहीं जो 100 लोगों की भीड़ जमा कर सके, इकट्ठी कर सके, या जिनके नाम पे भीड़ इकट्ठी हो जाए, या वो कोई रोड शो करे तो 1000-2000 लोग अपनी दुकानों के बाहर आके खड़े हो जाएं। ऐसा भी तो नहीं है। तो ये बात तो इसमें देखिए, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है कि गांधी परिवार इनका स्टार कैंपेनर है, उसी की वजह से भीड़ जुटती है। वो सारी बात अपनी जगह सही है, पर फिलहाल एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, अध्यक्ष किसी और को बनाए, और ये लोग पूरे दिल जान से पार्टी के जो अगला आगामी चुनाव और जो आने जा रहे हैं, जो उसके भी है, गुजरात वगैरह के भी चुनाव में, उनकी रणनीति पे तय कराना चाहिए। एक कोर कमेटी बनाए और कोर कमेटी उन चुनावों का हिसाब किताब देखिए। आप उदाहरण के तौर पे देखिए, बीजेपी के पास हर काम के लिए बंदे हैं। तुम्हारी इतनी बड़ी पार्टी है, तुम्हारे कार्यकर्ता कहाँ चले गए? वो खाली अखबार में बयान छपवाने के लिए क्या? उनको लाइए ना आगे, जो काम करना चाहते हैं। बीजेपी इसके कांग्रेस के बिना राष्ट्रीय राजनीति में कोई फिलहाल विपक्षी राजनीति का कोई विकल्प है नहीं। तो मेरा यही मानना है कि अच्छा यही रहेगा कि राहुल जी और दूसरे काम देखें, और पार्टी एक अच्छा सा सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष तय कर ले, और सोनिया जी इस पे परामर्श देने के लिए मौजूद है, बड़ी बात है। उनका परामर्श समय समय पे लेते रहे। और भी सीनियर लीडर्स हैं जिनका परामर्श लिया जा सकता है, जिनका परामर्श नहीं लिया गया या जिनकी उपेक्षा की। और ये जो कंप्यूटर बॉय है, इनकी भूमिका तो थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अब ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि ये कौन कौन कंप्यूटर बॉय है, सबको पता है। अब तो सारी पूरा हिंदुस्तान जान गया है कि 10-12 लोग ये कौन से कंप्यूटर बॉय हैं। और इस तरह के लोग, आप कभी पुराने रईसों के घर जाएंगे ना, तो वहाँ बाहर मोड़े पे बैठे हुए हर घर में, हर पुराने घर में आपको मिल जाएंगे। ये ऐसे ही लोग हैं जो जब तक वहाँ पर माल है तब तक ये कंप्यूटर बॉय वह टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन इस पार्टी का, ये पार्टी और नीचे गई,
इसके बाद ये कंप्यूटर बॉय दूर दूर तक कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे। किसी उसमें कोई एनजीओ बना के या किसी एमएनसी में के सी का सीईओ बन के किसी बड़े पद पे कहीं ना कहीं टहल जाएंगे वे। तो इन कंप्यूटर बॉय को तो अलग करिए, जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं इनको। और देखिए, अंग्रेजी अच्छी बोलना ना बोलना ये किसी की कोई क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। मुझे बस शशि थरूर की एक बात अच्छी लगती है कि वो केरल से आते हैं और उनका सारा एक्सपोजर विदेश का है। इसके बावजूद जितनी साफ हिंदी वो बोलते हैं, इनके पास तो एक भी नेता ऐसा नहीं है जो इस लेवल की हिंदी बोल सके। तो मेरा तो ये मानना है, बाकी हो चाहे जो भी। जी बिल्कुल ठीक है। बड़े स्पष्टवादिता के साथ आपने अपनी बात रखी और जी कांग्रेस की राजनीति के ऊपर भी काफ़ी आपने प्रकाश डाला कि उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है भविष्य के लिए, कि किस तरह से उन्हें अपने निर्णयों में बदलाव करना चाहिए, रणनीति में बदलाव करना चाहिए। और इसी के साथ आखिरी क्वेश्चन ये है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका कांग्रेस के संगठन और राजनीति पर क्या प्रभाव महसूस करते हैं? नहीं, ये पार्टी के अंदर, जिसे हम कहते हैं ना, ये पार्टी को रिवाइव करेगी। ये जो पार्टी के अंदर एक हताशा की भावना आ गई थी और जो निष्क्रियता आ गई थी, उसमें तो मतलब एक तरह से कह रहा पुनर्जीवन देना, ये एक तरह से ये ऑक्सीजन का काम करेगी। और ये इसको यदि ठीक तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए, अभी भी इसके प्रचार और प्रसार के लेवल पे कांग्रेस के पास पूरा, एक बार बताइए, इनके पास भी आईटी सेल है। इनका आईटी सेल अपनी ही यात्रा के लिए, मैं भी बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि आईटी सेल इनके अपने ही कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के। तो इनके यहाँ जो इतने सारे ये ब्लू आइड कंप्यूटर बॉय बैठे हैं, ये कर क्या रहे हैं? और मुझे जहां तक मालूम है, इनमें से एक भी ऑनरेरी नहीं है। ये सब वेतन लेने वाले, अच्छी खासी मोटी सैलरी उठाने वाले लोग हैं और इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि ये बड़े भारी मतलब टेक्नोलॉजी के जानकार है और ज्ञानवान है। क्योंकि हमारे तो जो अंग्रेजी अच्छी बोल लेता है वही ज्ञानवान हो जाता है। तो ये ज्ञानवान है। तो पर मुझे बताइए, आपको बीजेपी के आईटी सेल की उपस्थिति साफ दिखाई देती है। ये कौन सी कोने में बैठ के अपनी पार्टी की बातें आगे रखते हैं कि इनकी बात पता ही नहीं चलती कहीं भी। तो मेरा यही कहना है कि जिस समय आपके पास प्रिंट मीडिया आपका साथ नहीं दे रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हाल है वो सबको सबको मालूम है क्या हाल है। तो अब ये रह गया कि ये वाला मीडिया जो है, जिसे सोशल मीडिया कहते हैं, इस सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस एक बार बताइए ना कि इसका लाइव प्रसारण कर सकती है नहीं कर सकती है? और पार्टी चाहे अपने लेवल पे क्यों नहीं कर सकती? इस अब जैसे आप कर रहे हैं, ये हो रहा है नहीं हो रहा है? ये लोग क्यों नहीं लाइव प्रसारण कर सकते? लाइव नहीं कर सकते थे तो रिकॉर्ड करके ही प्रसारित कर दो। बहुत तरीके हैं इसकी, पर ये लोग तरीके हैं नहीं। और ये मतलब क्या ये कहा जाए कि सब कुछ जानते बूझते भी ये उस टेक्नोलॉजी का सही तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, या ये कहिए कि ये जितने भी इनके वेतनभोगी लोग हैं ये अनिच्छुक लोग हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि काम करने की बहुत आवश्यकता पार्टी को, और हाँ, हर पार्टी तरह से हर स्तर नहीं है। पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। कोई भी संस्थान चलता है डेडिकेशन से। मैं आपको इसकी बहुत सारे लोगों को बुरी बात लगी, पर कांग्रेस के पास निष्ठावान लोगों का सख्त अभाव है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, पर जब जाके फील्ड में काम करने की जरूरत पड़ती है तो या तो उन्हें गर्मी लगने लगती है या वो बारिश में भीगने लगते हैं। कोई ना कोई दिक्कत तो है इनके साथ। जी बाकी जो होगा बात ये साथ। बिल्कुल आपने बहुत विस्तृत विश्लेषण किया कांग्रेस पार्टी की राजनीति के और उसके संगठन के बारे में। निश्चित जी रूप कांग्रेस के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। अगर उसे केंद्रीय स्तर पर अपनी भूमिका दोबारा से मजबूत करनी है तो उसे बीजेपी के संगठन की शक्ति देखते हुए और उनके जो कार्य प्रणाली उसको देखते हुए बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत प्रभावी तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही पूरे देश में अपने संगठन को भी चुस्त दुरुस्त करने के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को में विश्वास भी पैदा करने की उनको आवश्यकता है। और राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है उससे कार्यकर्ताओं को उत्साह तो देखने को मिलता है, लेकिन क्या वह नेताओं को भी उसी भूमिका में ला सकता है कि वे अपने स्तर पर अपने जिलों में पदयात्रा के द्वारा लोगों से संवाद करें? यह बड़ा सवाल है। इन्हीं आगे भी इस तरह के सवालों पर हम संवाद करते रहेंगे और अपने दर्शकों तक हम इस तरह की चर्चा को आगे भी पहुंचाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की चर्चा को विराम देते हैं और हमारी चर्चा में अपने विश्लेषण से दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए मैं निर्मल गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और
आप सभी से आग्रह करता हूं कि संवाद इंडिया चैनल की इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।